स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। आज हम इन्वेंट्रीज पे बात करते हैं कि इन्वेंट्री होती क्या है और इसको कैसे डील किया जाता है, कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्वेंट्री है क्या। व्हाट इज़ इन्वेंट्री? Inventory is tangible goods held for resale in the normal course of business or that will be used in producing goods manufactured for sale. Assets not normally held for resale are excluded from merchandise inventory. तो इन्वेंट्री जो है इसमें टेंजिबल गुड्स शामिल हैं जो कि रीसेल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी हम इनको दोबारा सेल करने की गर्ज से ख़रीदते हैं और ये अमूमन कारोबार का बिज़नेस होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस। डेट विल बी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स, या इनको चीज़ों को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में भी काम लाया जाता है। यानी ऐसी चीज़ें जो कि हमने सेल करनी हो या उनकी मदद से मज़ीद चीज़ें बनाकर उनको दोबारा सेल करना हो, इसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। और इसमें एसेट्स जो है वो शामिल नहीं है। एसेट्स नॉट नॉर्मली हेल्ड फॉर रीसेल, चूँकि रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं होते, ये दोबारा हम इनको सेल नहीं करते नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, इसलिए आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, इसलिए ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में शामिल नहीं होते। तो इन्वेंट्री क्या हुई? इन्वेंट्री वो चीज़ें जिनको हम बेचने की गर्ज से ख़रीदते हैं या उनकी मदद से मज़ीद आगे चीज़ें बनाकर उनको बेचते हैं, इसको इन्वेंट्री कहा जाता है और इसमें एसेट्स शामिल नहीं होते। अब देखते हैं कि इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है, इन्वेंट्री को कैसे हम गिनते हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे। इन्वेंट्री कॉस्ट देयरफॉर इक्वल्स इनवाइस प्राइस लेस डिस्काउंट इफ एनी प्लस ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इंपोर्ट ड्यूटीज, इंश्योरेंस एंड अदर कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द इन्वेंट्री फॉर सेल। These additional or incidental cost add value to the inventory and should be included in the purchase cost. तो इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे होगी? इन्वेंट्री कॉस्ट देयरफॉर इक्वल इनवाइस प्राइस, इसमें इसकी इनवाइस प्राइस शामिल होती है जिसमें से डिस्काउंट वगैरह को निकाल दिया जाता है अगर हो तो। अगर कोई डिस्काउंट हो तो उसमें से इसको माइनस कर दिया जाता है और इसमें प्लस किसको किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन को, इसको लाने को, इसका लाने का खर्चा, स्टोरेज, गोदाम वगैरह का खर्चा, इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो आपने अदा की हैं, इंश्योरेंस जो इसके ऊपर अदा की गई है, एंड कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द इन्वेंट्री फॉर सेल, और वो तमाम खर्चे जो इसको सेल करने में इस्तेमाल होते हैं वो इसकी कीमत में शामिल हैं। ये एडिशनल इंसिडेंटल कॉस्ट जो हैं ये शामिल होती हैं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में एंड शुड बी इंक्लूडेड इन दी परचेज कास्ट, और ये इसकी परचेज कास्ट में शामिल होते हैं। तो इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हो गई? इसकी अपनी कीमत, इसमें से अगर आप डिस्काउंट जो है वो माइनस कर दें, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इंपोर्ट ड्यूटीज़, इंश्योरेंस और दूसरी इस किस्म के खर्चे जो कि इसको सेल करने में काम आते हैं, वो सारे हम इसमें शामिल कर दें तो ये इसकी इन्वेंट्री कॉस्ट बनती है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम, इन्वेंट्री को हम वैल्यू कैसे करेंगे? Merchandising companies use one of two systems to account for inventory. Merchandising companies ये दो सिस्टम हैं, इनमें से कोई एक सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करती है, और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और नंबर 2 है पीरियोडिक, या जिसको फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। तो हमारे पास ये दो सिस्टम हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, A perpetual inventory system is one in which continuous stock records of inflows and outflow of inventory are kept. Every time a unit of good is bought or sold, such a transaction is updated in the stock record. A perpetual inventory system is one in which continuous stock record of inflow and outflow. जो भी स्टॉक आता है और जाता है उसका मुसलसल हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। एवरी टाइम ए यूनिट ऑफ गुड इज़ बॉट और सोल्ड, हर दफ़ा जो भी यूनिट जो हम ख़रीदते हैं या बेचते हैं उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। सच ए ट्रांजैक्शन इज़ अपडेट इन स्टॉक रिकॉर्ड, और इसकी वजह से ये सारा स्टॉक रिकॉर्ड हमारा जो है वो अपडेट रहता है। इसके बाद आता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम।
A periodic inventory system determines the inventory at the beginning, at the end of certain period of time by physical count. ये हम साल के शुरू में या अपने जो अकाउंटिंग पीरियड है उसके शुरू में या आखिर पे इसको हम फिजिकली काउंट कर लेते हैं अपने स्टॉक को, सच एज एनुअली, जैसे कि ये एनुअली होता है या सेमी एनुअली होगा, क्वार्टरली होगा या मंथली होगा। तो जो भी हमारा जो टाइम पीरियड हो उसके शुरू में और आखिर पे हम इसको अपने स्टॉक को फिजिकली काउंट करते हैं, इसको पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कहा जाता है। इसके बाद फिर आता है बेनिफिट्स क्या हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के। दो सिस्टम हमने पढ़े हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो इसमें पहले देखते हैं कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हैं। रियल टाइम अपडेट्स, ये वक्त के साथ साथ जो है ये अपडेट होता रहता है। मोर इन्फॉर्म्ड फोरकास्टिंग, इसकी वजह से हम मज़ीद अपना जो सेल और परचेज़ की पॉलिसीज़ हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं और उनको पहले से समझ सकते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक बाकी है और कितना हमने और ख़रीदना है। मैनेजिंग मल्टीपल लोकेशन ईजीली, हमारे पास जो स्टॉक है मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़ा है उनको ईजीली हम मैनेज कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बहुत आसान होता है। इसके बाद आ गया बेनिफिट्स ऑफ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पहले परपेचुअल के थे, अब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के बेनिफिट्स हैं। सिंपल एंड चीप टू इम्प्लीमेंट, इसको करना बहुत आसान और सस्ता काम है। ईज़ ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, इसका रिकॉर्ड रखना भी बड़ा आसान है। आइडियल फॉर स्मॉलर बिजनेस, ये छोटे कारोबार के लिए बहुत बेहतर और मौजू है। नो डिस्टर्बशन टू नॉर्मल ऑपरेशन, और जो हमारा कारोबार चल रहा है उसमें बार बार डिस्टर्बेशन नहीं होती। इसके बाद आगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के मेथड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। टू मेथड्स आर यूज्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री। नंबर 1 है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड और नंबर 2 है कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस। अब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या है? The specific identification method can only be used for items that can in some way be labeled and identified. Specific identification will produce identical results under either a perpetual or periodic inventory system. तो specific identification method जो है can be used for items, ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है that can in some way be labeled or identified, जिनको अलग-अलग पहचाना जा सके, इनकी शनाख्त की जा सके, इनको गिना जा सके, इनको रखा जा सके। Specific identification will produce identical result under either a perpetual or periodic inventory system। अब ये चाहे perpetual inventory system हो या periodic inventory system हो, इसमें हम चीज़ को अलग-अलग काउंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है cost flow assumptions। 3 cost flow assumptions are used, discussed below, both for perpetual inventory system and periodical inventory system. Number 1 है first in first out FIFO, last in first out LIFO, average or weighted average। First in first out, the first in first out inventory costing method is based on the assumption that the first item received were the first item sold। यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हम ये ख्याल रखते हैं कि जो चीज़ें पहले रिसीव हुई हैं वो पहले ही सेल की जाएंगी। जो इसके बाद आता है लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO। द लास्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड इज़ बेस्ड ऑन द assumption that the last items received were the first items sold। इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो चीज़ें सबसे आखिर में ख़रीदी हैं वो सबसे पहले सेल की जाएंगी। फिर आता है एवरेज और वेटेड एवरेज। द वेटेड एवरेज इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड यूज एज वेटेड एवरेज कॉस्ट पर इन्वेंट्री यूनिट इन असाइनिंग कॉस्ट टू यूनिट सोल्ड एंड टू इन्वेंट्री। इसमें हम जो चीज़ें ख़रीदते हैं उन सबको उनकी एवरेज प्राइस जो है वो मालूम कर लेते हैं, सारी चीज़ों को टोटल करके उनकी प्राइस को टोटल करके उनकी टोटल क्वांटिटी पे डिवाइड करके उनकी एवरेज प्राइस निकाल ली जाती है और यही कॉस्ट जो है वो हर यूनिट की होती है जो कि यूनिट हम सेल कर रहे हैं।
वेटेड एवरेज इज़ रीकैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ ईच परचेज। हर दफ़ा जब हम कोई नई चीज़ ख़रीदते हैं, कोई नया यूनिट ख़रीदा जाता है, तो इसकी वेटेड एवरेज प्राइस को हम एक दफ़ा फिर से रीकैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसकी क्वांटिटी में भी फ़र्क पड़ जाता है और इसकी टोटल प्राइस में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये थी आज कुछ इन्वेंट्री पे हमने बात की। इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे कुछ और चीज़ें हैं, उन पे नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, याद कर लीजिए। इंशाल्लाह एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे।